घर में सन्नाटा पसरा था। तभी दिव्या की आवाज गूंजती है, तुम अपने अम्मा बाबूजी को मंझले भैया के घर क्यों नहीं भेज देते हो? मैंने इनका ठेका नहीं ले रखा है। बाकी दोनों देवरानियां ऐश करे और मैं बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहूं। इनके यहाँ रहने से मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। दोनों दिन भर मुझ पर हुक्म चलाते हैं और मैं इनके आगे पीछे होती रहती हूँ। मुझे भी कुछ दिनों के लिए मुक्ति चाहिए और खर्च का तो कोई पार ही नहीं है। महीने भर का बजट बिगड़ जाता है। इनकी दवाइयाँ और फल सलाद कितने महंगे आते हैं। कभी जूस बना कर दो तो कभी काढ़ा बना कर दो, यही काम करते रहो। पूरे का खाना भी बनाओ, फिर आपके बाबूजी के लिए अलग से खिचड़ी दलिया भी पकाओ। मैं क्या अपनी सारी उम्र इसी रसोई में गुजार दूं? मेरी अपनी कोई जिंदगी भी है या नहीं? अपनी पत्नी रिया की बातें सुनकर हेमंत खुद बड़ा बेचैन हो रहा था। एक तरफ उसे ऑफिस जाना था और दूसरा हर सुबह दिव्या की चिकचिक शुरू हो जाती थी। अम्मा बाबूजी जब भी रहने आते थे वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी और उनका मूड भी उखड़ा सा रहता था। कभी वो बच्चों पर गुस्सा करती तो कभी वो अपने पति हेमंत पर चिल्लाती थी। वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने सास ससुर को ही सुनाती थी। अब उनकी भी मजबूरी थी, वो भी आखिर कहाँ जाएं। उम्र हो चुकी थी, आय का कोई जरिया नहीं था। जिस बेटे बहू के घर रहने जाते थे वही उन्हें सुनाते रहते थे। दिन भर उन दोनों के लिए काटना मुश्किल हो जाता था। दिव्या की सास सावित्री देवी को घुटने में दर्द रहता था और ससुर कैलाश जी को भी उनके उठने बैठने में परेशानी होती थी। उन दोनों के घर में इसी तरह बैठे रहने से बहुएं चिढ़ सी जाती थी और अनाप शनाप कुछ भी बोलती रहती थी। दोनों दंपति मजबूर थे। अब बुढ़ापा आ गया है तो क्या खाने पीने को, पहनने को, जीने को दवाइयाँ भी चाहिए था। उनका भी नंबर बंधा हुआ था। जिस बेटे के घर 4 महीने रहेंगे उनका पूरा खर्च वही उठाएगा। अब कैलाश जी बैठे बैठे अखबार पढ़ लेते थे, पर उनका चश्मा टूटे हुए 7 दिन हो गए थे। पर दिव्या चश्मा बनवाने नहीं दे रही थी, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद वो मंझले बेटे संजय के घर जाने वाले थे तो वही चश्मा बना देगा। वैसे 4 महीने से ऊपर हो गए थे, इसीलिए दिव्या चिल्ला रही थी। मंझले बेटे संजय को घूमने जाना था तो वो चला गया और इधर सावित्री देवी और कैलाश जी को रहते हुए 3 दिन ज़्यादा हो गए थे। सावित्री देवी और कैलाश जी के 3 बेटे थे, हेमंत, संजय और नीरज। तीनों एक ही शहर में अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों ने मिलकर तीनों बेटों को अच्छे से परवरिश की, उन्हें बड़ा किया और उन्हें पढ़ाया। कैलाश जी की कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, इसीलिए प्राइवेट नौकरी में छोटे बड़े कर्ज लेकर बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर ही दिया। उन्होंने अपने छोटे से घर में अपने माता पिता, पत्नी और तीनों बच्चों को अच्छे से रखा। वो दिन रात जी तोड़कर मेहनत करते थे ताकि परिवार चला सकें। जैसे तैसे उन्होंने अपने माता पिता की भी सेवा की और बच्चों के भी सारे खर्च उठाए। ये बात अलग थी कि इसी कारण वो अपने खुद का घर नहीं बना पाए थे। अपनी पूरी जिंदगी किराए के एक छोटे से घर में निकाल दी। अपनी सेविंग बच्चों की पढ़ाई और करियर में खर्च कर दी। उन्हें याद है जब बड़े बेटे हेमंत की नौकरी लगी थी तो उन्होंने आस पड़ोस में मिठाई बांटी थी। हेमंत की नौकरी लगते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। अच्छी सैलरी थी, पर कोई भी लड़की वाला छोटे से घर में बेटी को नहीं देना चाहता था और हेमंत भी अब इस घर में नहीं रहना चाहता था। उसने कर्ज पर एक बड़ा फ्लैट बुक करवा लिया तो सब ने सोचा अब सब मिलकर उस बड़े से घर में रहेंगे। हेमंत की शादी हुई और वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर में चला गया। उसने किसी से कहा भी नहीं कि सब मेरे घर में रहने चलो। अपने दादाजी के निधन पर भी वो पूरी रात नहीं रुका। हेमंत और दिव्या सुबह आते थे और रात को वापस अपने घर चले जाते थे। उसने घर खर्च देने पर भी हाथ खड़े कर दिए कि उसे फ्लैट की किस्त भी भरनी होती है और नई नई गृहस्थी में 100 खर्चे लगे ही रहते हैं। मंझले बेटे की अलग ही कहानी है।
वो कॉलेज में प्रियंका से प्यार करता था और प्रियंका अपने परिवार में इकलौती बेटी थी। उसके पिता की शर्त थी कि मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जो मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहेगा। संजय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और प्रियंका से शादी करके घर जमाई बन गया और अपने ससुर जी के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा। वो बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर घूमने जाया करता था और अपनी पत्नी को भी ले जाया करता था। कैलाश जी की माँ भी अब बीमार रहने लगी थी। उन्होंने हेमंत और संजय से मदद करने को कहा पर दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। सावित्री जी ने अपने गहने बेचकर सास का इलाज करवाया पर उन्हें बचाया ना जा सका। तीसरा बेटा नीरज भी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। उसकी भी नौकरी लग गई और बड़े ही अच्छी कंपनी में लगी थी। अब कैलाश जी ने सोचा कि मेरे दिन फिर जाएंगे, पर वो भी अपने भाइयों के ही नक्शे कदम पर चलने लगा। जब दोनों बड़े भाइयों को अम्मा बाबूजी की चिंता नहीं है तो मैं क्यों करूं? उसने कुछ महीने नौकरी की थी। वहीं ऑफिस में काम करने वाली कोमल से उसने लव मैरिज कर ली। तीनों बेटे उन दोनों को अपने हाल पर छोड़ गए। बहुएं कभी वहां आकर रहना भी पसंद नहीं करती थी। कैलाश जी रिटायर हुए तो उन्हें जो पैसा मिला तो उन्होंने अपना सारा अगला पिछला कर्ज जो लोगों से और बैंक से बच्चों की पढ़ाई और करियर के लिए लिया था वो सब चुका दिया। उन्होंने तीनों बेटों को कहा कि अब हम तो दोनों तुम तीनों की जिम्मेदारी हैं। तुम्हें अपने अम्मा बाबूजी का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सारा पैसा और गहने चले गए हैं और ये मकान भी किराए का है। इसका किराया भी हम नहीं चुका सकते हैं। तीनों बेटों और बहुओं ने मिलकर निर्णय लिया कि अम्मा बाबूजी दोनों साथ में हर बेटे के घर 4-4 महीने रह लेंगे और फिर 4 महीने के बाद दूसरे और फिर तीसरे बेटे के घर पर रह लेंगे। हेमंत के घर रहते हुए उनको 4 महीने 4 दिन हो गए थे पर संजय लेने नहीं आया। इसी बात पर दिव्या गुस्सा हो रही थी। खुद तो घूमने चले गए और मुसीबत हमारे घर पर छोड़ गए। 4 दिन ऊपर हो गए हैं। अगर कल तक नहीं आएंगे तो मैं इन दोनों का खाना नहीं बनाऊंगी। बाहर से खाना मंगवा कर बिल संजय भैया को भेज दूंगी। बहू की इतनी कड़वी बातें सुनकर सावित्री देवी की आंखें भर आई। सच है, माँ बाप बनकर हमने अपने तीनों बच्चों को कई सालों साल पाला संभाला, लेकिन ये तीनों मिलकर भी हम दोनों को संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ सावित्री, हमारे पास पैसा नहीं है ना, जो था इन तीनों पर खर्च कर दिया और ये तीनों अब हमें ही आंख दिखाते हैं, हमसे ऊंचे स्वर में बातें करते हैं। बहुएं 2 रोटी क्या देती है, ताने देकर सीना छलनी कर देती है। 4 दिन ज़्यादा रह ले तो खर्चे गिना देती है। भगवान ऐसे नालायक बच्चे किसी को भी नहीं दे। और कैलाश जी एकदम चुप हो जाते हैं। 4 दिनों बाद संजय दोनों को लेने आता है, अपने घर ले जाता है। अम्मा बाबूजी, आपके रहने की व्यवस्था घर के पीछे वाले कमरे में की है, आपको जो भी ज़रूरत हो बोल देना, कहकर संजय चला जाता है। सुबह शाम नौकर चाय पानी और खाना रख जाता था। सावित्री देवी तो ये सोचकर आई थी कि संजय के बच्चों को गोदी में खिलाएगी, पर उसके बच्चों को तो आया संभालती है और बहू प्रियंका संजय के साथ ही बिजनेस करती हैं। दोनों को पीछे वाले कमरे से घर में आने की अंदर इजाज़त नहीं थी। संजय एक बार उन्हें पीछे कमरे में छोड़कर क्या गया, वो दोबारा आया ही नहीं। और प्रियंका तो अभी एक बार भी उससे मिलने आशीर्वाद लेने नहीं आई। एक सुबह सावित्री जी पीछे टहल रही थी कि उन्हें अपने पोते की झलक दिखाई दी। वो मोहवश घर के अंदर चली गई। आया उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी पर वो चुप नहीं हो रहा था और लगातार रोए जा रहा था। 9 महीने का बच्चा बोल भी कहाँ पाया है। उन्होंने उसे गोदी में लिया और उसकी नाभि पर हींग लगा दी। वो चुप हो गया और हंसने लगा। वो उसका लाड दुलार करती रही। थोड़ी देर बाद बेटे बहू आए और आया का गुस्सा चेहरा देखकर आश्चर्यचकित रह गए।
मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। इन्होंने मेरा अपमान किया है, मेरे हाथ से बच्चा ले लिया। ये सुनते ही दोनों उसे मनाने लग गए। प्रियंका गुस्सा हो गई, आपने मेरा बच्चा हाथों में क्यों लिया? क्या पता आपके हाथ भी साफ हैं या नहीं? संजय कुछ न बोला। सावित्री देवी रोते हुए पीछे कमरे में आ गई। आज वो फूट फूट कर रोई। कैलाश जी ने रोका नहीं, तू रो ले, मन हल्का कर ले, ऐसे नालायक बेटों को जन्म देने का अफसोस मना ले। जैसे तैसे 4 महीने निकल गए। नीरज उन्हें लेने आ गया। उन्हें पता था जहां 2 बेटों के घर वो बोझ बन गए थे, वहीं तीसरे बेटे के घर में भी दुर्गति होने वाली है। नीरज और कोमल नौकरी करते थे, इसीलिए उनके घर खाना बनाने वाली आती थी। सुबह 6 बजे ही वो रोटियां बनाकर रख जाती थी। रोटियां भी बड़ी पतली होती थी और कोमल 4 जनों के लिए केवल 8 रोटी ही बनवाती थी। 2-2 रोटी वो भी इतनी पतली होती थी कि दोनों का पेट ही नहीं भरता था। मोटा अनाज खाने वाले दोनों दंपति भूखे ही रह जाते थे। उन्होंने नीरज को कहा भी है कि 2 रोटी कम पड़ती है, ज़्यादा बनवाया कर। कोमल ने सुन लिया। आप दोनों दिन भर घर बैठे ही तो रहते हैं, ज़्यादा खाना खाएंगे तो पचेगा नहीं। इस उम्र में कम ही खाना चाहिए। इसके बाद दोनों ने कभी बेटे बहू को नहीं टोका। एक रात दोनों ने मिलकर फैसला किया और रविवार को तीनों बेटों को एक साथ बैठा लिया। मेरे बच्चों, हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों तुम तीनों ही के घरों में रहना नहीं चाहते हैं। तुम तीनों ही हमें ऐसे खाना देते हो जैसे कि कोई एहसान करते हो। हमारे अंदर भी स्वाभिमान है, हम इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं। तुम तीनों के घरों में हमारे साथ जो व्यवहार होता है वो हम और सहन नहीं कर सकते हैं। मैंने एक छोटे से किराए के घर में अपने माँ बाप के साथ तुम तीनों को भी अच्छे से पाला और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया और तुम तीनों ने एहसान फरामोश माँ बाप को उनके हालातों से अकेला लड़ने के लिए छोड़ गए। तुम तीनों मिलकर हम 2 को भी नहीं संभाल पा रहे हो। हमारे लिए तुम सबके पास ना तो समय है, ना मान सम्मान, और ना ही तुम हमसे प्यार करते हो। हम दोनों की अलग रहने की व्यवस्था कर दो। हमसे बहुओं की झिकझिकियाँ रोज नहीं झेली जाती हैं। कहीं भी एक किराए का घर ले दो, उसके किराए की बिजली, पानी, राशन की व्यवस्था तुम तीनों को मिलकर करनी होगी और एक फुल टाइम मेड रखवा दो। जो भी खर्चा आए बराबर में बांट लो ताकि हम लोग अपना अंतिम समय इज्जत से बिता सकें। हमें रोज रोज अपमानित नहीं होना पड़े। 4 दिन किसी बेटे के ज़्यादा रुक जाए तो 2 रोटी के लिए सुनना नहीं पड़े। तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं कोर्ट में भरण पोषण के लिए अर्जी लगा दूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ बुढ़ापे में इज्जत से रहना चाहता हूँ। कैलाश जी की बातें सुनकर तीनों की नज़रें झुक गई। उन्होंने माफ़ी मांगी पर कैलाश जी जिद पर अड़े रहे। तीनों बेटों ने वैसा ही किया जैसा कैलाश जी ने कहा। अब वो अपनी पत्नी के साथ इज्जत से एक छोटे से घर में फिर से रहने लगे। पाठकों, माँ बाप सब बच्चों को बड़े प्यार से पाल लेते हैं, उनके लिए कितने ही समझौते करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं और वही बच्चे अपने माँ बाप को मिलकर भी संभाल नहीं पाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनके भी बच्चे होंगे, उन्हें भी बुढ़ापा आएगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।